इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 90 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो 90 टू 120 तक इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा रुक जाएंगे। क्लियर? क्योंकि इसके बाद हम देखो हमारा दो सीरीज चलता है, आपको पता है, लुसेंट के तरफ से। वहां पे हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। तो मेरा प्लान ये होगा कि ऐसा नहीं कि दोनों जगह साइंस उठाए और साइंस का एक ही सेक्शन उठाए। तो अगर एक जगह पे जैसे मैं मान लो लुसेंट में मैं बायोलॉजी उठाता हूँ। क्लियर? क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है जो लुसेंट में है वो इसमें भी है, तो यहाँ पे बायोलॉजी उठाता हूँ। तो यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट हम उठाएंगे, जैसे आपको आप बताइए फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी उठाएंगे। उसमें बायोलॉजी क्यों? क्योंकि अभी तक हम उसमें क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम उसमें फिजिकल फीचर डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का लास्ट लेक्चर है आज। उसके बाद क्योंकि उसमें 110 क्वेश्चन है, लगभग 90 क्वेश्चन उसमें हो गया है। सेम उसमें भी बचा हुआ है, 20 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद बायोलॉजी, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम या तो पॉलिटिकल साइंस या तो इकोनॉमिक्स या तो कोई साइंस का कोई सब्जेक्ट बायोलॉजी के अलावा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड बाय, इनको महात्मा कौन बोलते हैं? क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कौन बोलते थे? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये इनको महात्मा बोलते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है आपको पता है? बताइए। गुरुदेव नाम से बुलाया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ करेक्ट है। अभी मैं इनमें से, क्योंकि मुझे यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस करना है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें से अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं किन के बारे में? अभी डिस्कस कर ले रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू के बारे में आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी आगे के है। तो पहले हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, और यहीं पे मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। ये डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर थे। किस किस के साथ मिलके? गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलके। उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पुणे में है, उसके भी वन ऑफ द फाउंडर थे। दो के फाउंडर थे, आप देख लो। एक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, कब? देखो, एक साल पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से एक साल पहले यहाँ पे एक कॉलेज बना रहे, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में। क्लियर? इनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किनका था? बाल गंगाधर तिलक का। उनके बाद एक किताब थी जिनका नाम था इंडियन अनरेस्ट। किसके द्वारा लिखा गया था? बेलेंटाइन चिरॉल के द्वारा। बेलेंटाइन चिरॉल के द्वारा। एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, इन्होंने बोला कि तिलक को बोला फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते थे तिलक को। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा हुआ है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसके बारे में लिखा गया, कि किताबें किसके बारे में बोली गई है, लाइनें किसके बारे में बोली है? तिलक के बारे में बोला गया है। किसने बोला? वेलेंटाइन चिरॉल ने बोला। इन्होंने क्या किया? क्योंकि इनका काम था, मास को बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करवा देते थे, इसलिए गणेश चतुर्थी पूजा, शिवाजी वगैरह, शिव भगवान, ये सब पूजा करते थे, शिव जयंती, ये सब ये चाहते थे। क्लियर? छत्रपति शिवाजी, सबका सेलिब्रेशन करते थे। ताकि इनका मन क्या था? कि इनका मन था कि लोगों इनको समझ में आ गया था कि मासेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। मॉडरेट से बहुत चिढ़े रहते थे। मॉडरेट जो एसी रूम में बैठ के सिर्फ बातें करते थे, इनसे चिढ़े रहते थे। सूट बूट पहन के जो मॉडरेट्स लोग थे वो बैठे रहते थे, सिर्फ बातें करते थे, इनसे चिढ़े रहते थे। ये बोलते थे कि यार, जब तक आप आम आदमी के पास नहीं जाओगे, जब तक आप आम आदमी का सहारा नहीं लोगे, आम आदमी पार्टी नहीं, मतलब नॉर्मल इंसान, क्लियर, तब तक आप आज़ादी नहीं पा सकते। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलके, इन तीनों को लाल बाल पाला बोला जाता है। ये तीनों बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। क्लियर? एक और बंदा है एक्सट्रीमिस्ट का, औरबिंदो घोष। क्लियर? इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन इन्होंने कब किया? 1890 में। कोई दिक्कत नहीं, और देख लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में बहुत ज्यादा फेमस हो गए 1905 के आसपास, जब बंगाल पार्टीशन हुआ। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि बंगाल पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ? स्वदेशी एंड बाइकट। क्लियर?
उसके बाद 1916 के आसपास इन्होंने क्या किया, क्या करना शुरू किया, होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया। किसके साथ मिलके, एनी बेसेंट के साथ मिलके। क्लियर, होम रूल लीग कहाँ पे इनिशिएट, कहाँ पे किया, कहाँ पे फाउंड किया, बेलगांव। देखो होम रूल का मतलब होता है कि हम रहेंगे ब्रिटिश के अंदर में ही, लेकिन सारा कंट्रोल अब हमारे अंदर होगा, डोमिनियन स्टेटस की तरह। इन्होंने महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंस में, कर्नाटका में, बिरार में, हर जगह होम रूल मूवमेंट चलाया, बॉम्बे के अलावे। और पूरे इसके अलावे बाकी देशों में एनी बेसेंट थी। 1908 के बाद जैसे ही आपको पता है सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक दूसरे के आइडिया के खिलाफ चले गए थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे। ब्रिटिश भी तो यही चाहता था, ब्रिटिश थोड़ी चाहता था कि यार एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट मिले रहे और हमें भगा दे। तो इसके बाद 1908 से लेके 1914 तक इनको जेल में रहना पड़ा था। 6 साल जेल में रहे थे। कहाँ पे, मैंडले प्रिजन में। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये डिफेंड कर रहे थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के एक्शन के। अब आप बोलोगे भैया खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने क्या किया था, इन दोनों महापुरुष ने, इन दोनों ने डिस्ट्रिक्ट जज तो जो ब्रिटिशर्स के डिस्ट्रिक्ट जज थे उसको एसासिनेट करने का कोशिश किया था। इवन बम चला दिया था, बम को चला दिया था उन पे, उनकी गाड़ियों पे, मिस्टर किंग्सफोर्ड पे। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। इनकी 2 न्यूज़पेपर थी, एक थी केसरी। केसरी आप देखो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको मराठा आपको लगेगा मराठी में, लेकिन ये मराठी में नहीं, केसरी है मराठी में, मराठा आपको इंग्लिश में है। क्लियर, इनकी 2 किताबें बहुत फेमस, गीत रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास। इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 में। किसके, कौन सी मूवमेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मूवमेंट के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। तो ये है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके अलावे पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूं उनके बारे में, उसके बारे में। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 के आसपास। इनको गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि माना जाता है। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व गुरु। ये क्रिएटिव आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, बहुत कुछ थे। जितना इनमें गुण था उतना बहुत कम लोगों में होता है। क्लियर, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। ध्यान देना, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। 1913 में, 1861 में जन्म, 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। किस लिटरेचर के लिए, क्योंकि नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के फील्ड में। किस लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। तो ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज रिसीव किया था, पहले नॉन यूरोपियन। क्लियर, टैगोर साहब को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स की क्वीन या किंग होते थे, वो नाइटहुड की उपाधि दिया करते थे, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता था। तो इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, किसके द्वारा, किंग जॉर्ज V के द्वारा 1919 में। लेकिन जैसे ही आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद इन्होंने अपने नाइटहुड को त्याग दिया। क्लियर, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी अच्छे दोस्त थे और दोनों इंडिया के इंटीग्रेशन के फायदे की बात करते थे। और इवन ये महात्मा जो टाइटल है महात्मा गांधी के साथ इन्होंने ही दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया है। और सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश का तो इन्होंने नेशनल एंथम में अपना योगदान दिया है। जबकि जो श्रीलंका के स्टूडेंट मूवमेंट था उसमें भी, और जो श्रीलंका का आप नेशनल मूवमेंट देखो उसमें भी इनका बहुत हद तक योगदान है। इनका एक बहुत लाइन फेमस है और काफी इंस्पायरिंग है। एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ वी क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर बिकम द, क्या नाम पड़ गया था लेटर इसका, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें करेक्ट आंसर कौन है आप सोचिए और बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किसने किया था भाई? नाम सबको पता है, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने 1875 ईस्वी में एस्टैब्लिश किया था। ठीक है ना, मतलब नाम इसको किया था, लेटर इसका नाम चेंज हो गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसमें देखो, इसमें ज्यादा हमें करना ही नहीं, हम क्या करेंगे इसमें, यूनिवर्सिटी के बारे में जान ले, नहीं क्या फायदा,
उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। ठीक, पूर्ण स्वराज के बारे में तो मैं डिटेल में आपको बता दिया था कि लाहौर में 1929 में मीटिंग की है। लाहौर में, लाहौर किस रिवर के किनारे है? रवि रिवर के किनारे। हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में। और क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं? चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली। उसके बाद इन्होंने इस समय बोला कि 26 जनवरी और 1930 से 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। पहली बार कब बनाए? इसी दिन बनाया। क्लियर। पूर्ण स्वराज उसी समय यो डिक्लेयर किया अपना गोल की अब तो भाई नहीं, कम नहीं चाहिए, डोमिनियन वगैरह को मारो गोली। चलिए, बाकी सेशन के बारे में मैं बता चुका हूं। लखनऊ में आपको पता है मर्जर हुआ था। त्रिपुरी इंपॉर्टेंट सेशन मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो दोबारा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ? किसका है लिखा हुआ? ऑब्वियसली गांधी जी की बातें हैं। क्लियर। तो हम देखो गांधी जी के बारे में तो देखेंगे। गांधी जी के बारे में हम थोड़ा बाद में लिखा। यहाँ पे मैं औरबिंदो, देखो हर एक लीडर के बारे में, जैसे हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा, सरदार पटेल के बारे में हमने किया पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में, तो हर इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हर लीडर के बारे में एक ही वीडियो में क्वेश्चन हुआ तो 2 ही क्वेश्चन में हमारा टाइम बहुत लग जाएगा। इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा टाइम भी बचाना है और मतलब ऐसे कम नहीं करना है, इस लीडर का इसमें, इस लीडर का इसमें, सबका होना चाहिए। मतलब अगर एक बार 10 वीडियो आ गया तो आपको लगेगा ओह सब मुझे पता है, ऐसे। ठीक है। अरबिंदो घोष के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1872 में हुआ था। ये एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। ठीक है। इनका ICS का एग्जाम निकला और 11th रैंक आया था इसका। और इन्होंने क्या किया, वंदे मातरम को लिखा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो वंदे मातरम है। और अरबिंदो घोष का नाम कनेक्शन हो जाता है किससे? अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस से, अलीपुर जो बॉम्ब केस था उसमें। उसके बाद मतलब 1914 के बाद, इवन 1914 के बाद क्या, जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का अलगापन होता है ना, उसी समय थोड़ा सा बिखर जाते हैं। और उसके बाद इस योगा और स्पिरिचुअलिटी के लिए बाहर चले जाते हैं। इन 1914 ही स्टार्टेड पब्लिक एक मैगजीन निकालने लगते हैं जिसका नाम था आर्या। ही अट्रैक्ट मेनी फॉलोअर एंड दिस लेड टू द फाउंडिंग ऑफ श्री अरविंदो आश्रम 1926 में बनाया। क्लियर। और लिटरेरी अचीवमेंट, सावित्री भी इनकी किताबें हैं। इंटरनल योगा के बारे में बहुत बात करते थे, तो बेसिस ऑफ योगा, भागवत गीता और मैसेज, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीवर्थ एंड कर्मा, सावित्री, आर ऑफ गॉड, ये सब इनकी लिटरेरी वर्क्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ व्हिच पार्टी? देखो आपको पता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था 1922 के 12 फरवरी को। क्लियर। क्योंकि लॉ को ब्रेक कर दिया था। तो अब हुआ क्या, पूरे कांग्रेसमैन में, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया बरदौली में। बरदौली से गांधी जी ने भाषण दिया, सबको बंद कर दिया। तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और धीरे धीरे खिलाफत वाला जो इशू है वो भी खत्म हो गया। तो अब हुआ क्या, गांधी जी चले गए, मेन लीडर चले गए, तो जो बाकी के कांग्रेस है ना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। तो उस समय 2 आइडिया इनिशिएट हो रही थी। एक आइडिया था कि भाई हम जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, काउंसिल का इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा था नहीं भाई हम इलेक्शन नहीं आते हैं, लड़ते जब तक गांधी जी नहीं आ जाता तब तक हम लोगों के भलाई के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ काम करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्वराजिस्ट, इसको बोलते हैं नो चेंजर्स। नो चेंजर्स में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, गोपालाचारी, ये सब था। ये लोग बोले थे कोई जरूरत नहीं काउंसिल में ज्वाइन करने की थी। नहीं, एक बार हम काउंसिल में जाते हैं, ज्वाइन करेंगे, चुनाव जीतेंगे ना, तो फिर हम अपने लिए मतलब आम आदमी के भलाई की बातें करेंगे। ऐसे बातें लोग बोलने लगे। तो उस समय इवन गांधी जी अंदर थे, कोई इनको समझाने वाला नहीं था। तो 2 ग्रुप में टूट गया।
लेकिन ये स्वराजिस्ट बोलते थे कि भाई हम चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन बहुत डिस्प्यूट हो गया। बाद में गांधी जी आए, गांधी जी मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांधी जी भी सोचे कि रहने देते हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि एक बारी ऐसे ही हुआ था तो कांग्रेस ब्रेक हो गया था। तो इनको बोला गया स्वराज को कि भाई आप चुनाव लड़ो, काउंसिल का चुनाव लड़ो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेकिन आप क्या करना, कांग्रेस के अंदर रह के ही चुनाव लड़ना। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाया दिसंबर 1922 में, जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी, इसके प्रेसिडेंट थे सी आर दास प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू थे। और ये कौन सा सेशन चल रहा था 1922 वाला, एक गया सेशन था बिहार में, गया सेशन। ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन है आपको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी। ये सब मैं जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा। गया, यहाँ पे स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देख चुके हैं, इन दोनों के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते कुछ को। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ आपको। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक थी वंदे मातरम, वो एक्चुअली आनंद मठ से लिया गए थे। और आनंद मठ किस रिवेलियन से इंस्पायर है, सन्यासी रिवेलियन से इंस्पायर है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। सन्यासी रिवेलियन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1857 में, बंगाल के आसपास हुआ था। ठीक है। और उसके बाद इनका जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, कब, 1896 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, ये याद रखना। द मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल, भाई ये तो किसने बनाया था, सर सैयद अहमद खान में। इसका नाम कब अब क्या हो गया, अब अलीगढ़, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। Who one of the following was not a French settlement? फ्रेंच सेटलमेंट, तो फ्रेंच के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस कर ले रहे हैं। फ्रेंच सेटलमेंट के बारे में, फ्रेंच के बारे में बात करते हैं। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, सबसे लास्ट में यही आया है। किसके अंदर, 14th फाइनेंस कमीशन, जिसका नाम था कोलवर्ट। 1668 ईस्वी में पहली बार फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, कहाँ पे, सूरत में। ध्यान देना, ब्रिटिश के हमेशा कंपैरिजन करा है सूरत में, जैसे ब्रिटिश सूरत में किया था नेवी। उसका 1669 में सेकेंड किया मसूलीपट्टनम में, एकदम ब्रिटिश की तरह। उसके बाद 1614 ईस्वी में पौंडीचेरी और चंद्रनगर में इन्होंने पोस्ट एस्टैब्लिश किया, पौंडीचेरी और चंद्रनगर में। 1742 में क्या हुआ, 1742 में, ये अभी बात करें 1674 की, 1742 में क्या होता है, लॉर्ड डुप्लेक्स आता है गवर्नर बन के। लॉर्ड डुप्लेक्स, लॉर्ड डुप्लेक्स का बहुत ज्यादा जो इनका दिमाग चलता था ना, किस बारे में, कि यार बाकी लोग तो हड़प रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये बाकी ये इनका ये वाला था, ये चाहते थे कि भाई अब हम एक्सपेंड करना चाहते, एक्सपेंड, क्लियर। तो उसके बाद काफी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होती है, काफी लड़ाई होती है। पहला कार्नेटिक वॉर, दूसरा, तीसरा। पहला कार्नेटिक वॉर के बाद जो, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेटिंग था, तो यहाँ पे एक साइन होती है ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ एक्सेले चापले। सेकेंड कार्नेटिक वॉर होता है, कर्नेटिक वॉर, इसमें जो ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, थोड़ा इंग्लिश डोमिनेट करता है। थर्ड में एकदम इंग्लिश जीत गया, और यह है ट्रीटी ऑफ पेरिस। और यहाँ लड़ाई, थर्ड लड़ाई कौन हुई थी, बैटल ऑफ वॉन दिवस, बैटल ऑफ वॉन दिवस। नेक्स्ट ये देखो, माहे भी है, पौंडीचेरी भी है, यनम भी है, चंद्रनगर भी है, कराईकल भी है। उसके बाद गांधी जी कंसीडर खादी एज ए सिंबल ऑफ, खादी किस चीज का सिंबल गांधी जी मानते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, और मोरल प्यूरिटी। किसको मानते थे, ऑब्वियसली खादी कहाँ से आता है, हम अपने देश में। भाई अगर खादी हमने बनाने लगा तो ब्रिटिश के जो मैनचेस्टर से इतना ज़्यादा कपड़ा है वो आना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हमारा देश किसी और के देश पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ना हो, इसकी बातों करते थे।
क्लियर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसका ऑटोबायोग्राफी आपको पता है? जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, अब्दुल कलाम आजाद, नहीं अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, अबुल कलाम आजाद है, सॉरी अबुल कलाम आजाद, अब्दुल नहीं है, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो नहीं थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, उनने क्या कहते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। देखो ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, इनके बारे में बताया जाता है, इनका जन्म हुआ था 1888 में, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करते थे आपको पता है? ये बिलोंग करते थे मक्का मदीना से, जो होता है ना सऊदी अरेबिया, हम उसकी बात करते हैं। इनका नाम अबुल कलाम भी है, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स, अबुल कलाम लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स। ये मुस्लिम हिंदू की यूनिटी की बात करते हैं, पार्टीशन के बिल्कुल अपोजिट थे। 1912 में इन्होंने एक जर्नल लिखनी शुरू की थी, बिकली जर्नल, जिसका नाम था अल हिलाल, ठीक है। उसके बाद ये इस हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, ये खिलाफ थे किसके? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था ना, उसके खिलाफ थे। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट किया। गांधी जी बहुत बड़े गांधीयन थे, गांधीयन फिलोसफी थे। और 1923 में पहली बार इनको बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि गांधी जी से जस्ट 1 साल पहले। उसके बाद इनको बनाया गया 1940 से ऑलमोस्ट 46 तक यही रहे थे, क्लियर। उसके बाद इनके बारे में बहुत सारी बात लिखी जाती है। इनकी किताब है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, गुबर इख्तियार, दरसे वफा, इंडिया विंस फ्रीडम, ये सब इनकी किताबें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मौलाना अबुल कलाम को मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था। गांधी जी वांटेड टू रियलाइज ट्रूथ थ्रू, कैसे? अहिंसा के थ्रू चाहते थे। एक सेकंड, तो अब हम कुछ गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के बारे में सबसे पहले हाँ, एक सेकंड, पिन का अब ठीक है। अभी देखो गांधी जी का जो 2 अक्टूबर 2020 हुआ है, उसमें गांधी की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। अब एक दिन मनाना स्टार्ट हुआ है, स्वच्छ भारत दिवस। इनके 2 अक्टूबर 2020 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाएगा, और स्वच्छ भारत पुरस्कार सबको बांटा जाएगा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। बर्थ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को, पोरबंदर गुजरात में। लॉयर थे वगैरह बात है। सत्याग्रह बहुत सारे लड़ रहे थे, इवन पहले साउथ अफ्रीका में, और रेसिज्म, ये सब बहुत सारे सत्याग्रह लड़ रहे थे। इनका जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो पावर ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं, और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ ऐसी बात करते हैं, और बहुत अच्छी चीज। इवन जो इनका 2 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इवन 2 डे मनाया जाता है इनके जन्म और मृत्यु से। नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। और अगर बात करें आप 30th, हाँ यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है मार्टियर्स डे, क्लियर। 2 डे, नॉन वायलेंस डे जन्म के दिन, मार्टियर्स डे मृत्यु के दिन। एक सेकंड, हाँ, उसके बाद हाँ ये सब हो गया। इंडिया रिटर्न करते 9 जनवरी 2015 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, हमें पता है। इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट बहुत सारे किए, सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, ये सब कर रहे थे। उसके बाद डिसाइड करना चाह रहे थे, एक लॉन्च करना चाहते थे नेशनल वाइड सत्याग्रह, किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, क्लियर। और ये एक्ट एक्चुअली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था, जिसके कारण गवर्नमेंट किसी को डिटेन कर सकते, पॉलिटिकल प्रिजनर को, और विदाउट ट्रायल फॉर 2 साल तक रह सकते थे, मतलब सीधा डिटेन करके जेल में रख दो, ट्रायल करेंगे ही नहीं करेंगे। 13 अप्रैल 19 को क्या हुआ? एक इनफेमस मतलब बहुत दुखद एक जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है।
इसमें वायलेंस स्प्रेड हो जाता है। महात्मा गांधी जी इस समय अपना मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का सेशन जो नागपुर होता है वहां पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाता है। 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन को विदड्रॉ कर लिया जाता है। क्यों? चौरी चौरा करते हैं। उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह तो आपको पता ही है, सॉल्ट सत्याग्रह वाला हमने खास डिस्कस किया। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और गांधी इरविन पैक्ट में फिर बोला जाता है, इरविन बोलते हैं सर हमसे कुछ नहीं होगा, चलिए ना आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेते। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी ने, किए थे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पहला थर्ड बैन, नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया फिर से, और 1934 में मतलब 1934 में फिर से लॉस कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसके बाद गांधी जी ने इसमें क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। इस समय के जो मतलब द फेल्योर ऑफ द मिशन ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, ये गए इंडिया ताकि गांधी से बात करके बात फैला सके, बात बता सके, लेकिन गांधी जी दोनों में डिस्कशन अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ये क्या चाहते थे, हरिजन का और अपलिफ्टमेंट चाहते थे हरिजन का। पूना पैक्ट इन्होंने किया। एक्चुअली इनके तरफ से था मदन मोहन मालवीय, क्लियर। दूसरे साइड से था बी आर अम्बेडकर। इसके बाद है ये सब। और हिंदुस्तानी प्रचार सभा 1942 में फाउंड किया। कहाँ पे? वारधा, जो कि महाराष्ट्र में है। बुक है हिंद स्वराज माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, और नाथुराम गोडसे ने इनको मार दिया था। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन मीट द डिस्कशन ऑफ, क्या चाहते थे वो? राउंड टेबल जो मीटिंग होती थी वो किसके लिए होती थी बताइए? सबसे पहले प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन है गांधीज डिमांड फॉर द कॉलिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भाई ये तो सीडीएम आपको पता है स्टार्ट हुआ 1930 में, इसके लिए नहीं था। इसका करेक्ट आंसर यही वाला, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे एक्ट बने, कैसे कैसे कुछ भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किससे इक्वेट करते हैं? बिस्मार्क से इक्वेट करते हैं, क्योंकि इनको भी बोला जाता है कि आपने ज्वाइन करवाया, यूनाइटेड करवाया है। ये भी यूनाइटेड करवा रहे थे इंडिया को। क्लियर। फ्रॉम व्हिच कम्युनिटी देयर सीट रिजर्व फॉर मॉडर्मेंटो, ऑब्वियसली मुस्लिम। ये रिजर्वेशन वाला हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। गांधीयन सोशलिज्म, गांधी जी क्या चाहते थे? इवन गांधी जी पंचायत बनाने का कोशिश कर रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि स्टेट का उतना ज्यादा रिक्वायर ना हो, स्टेट हमेशा हर जगह इंटरफेरेंस ना करे। इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में किसने बोला कि ये हीप ऑफ रबिश है, मतलब किसी काम का नहीं। किसने बोला इसके बारे में, साइमन कमीशन के बारे में? इसका करेक्ट आंसर है शिवा स्वामी अय्यर ने बोला, शिवा स्वामी अय्यर ने। मराठा की हार हो जाती है पानीपत में, क्यों? क्योंकि और ये मराठा इक्वेट नहीं कर पा रहे थे अफगान इंडस्ट्री से। तो 3 बैटल हुई ना पानीपत की, पानीपत की 3 बैटल हुई। पहला बैटल है बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है ना। सेकेंड, पहला बैटल है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है कि क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास सेना तो बहुत था, लेकिन उतने अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं कर पाया था, इसलिए उसकी हार हुई। सेकेंड लड़ाई होती है, बाबर हो गया। सेकेंड लड़ाई होती है, कब होती है? 1526 में। 1526 में लड़ाई हो जाती है ना। उसके बाद सेकेंड लड़ाई होती है बाबर नहीं, सेकेंड लड़ाई बाबर के बाद आते हैं कौन? अकबर, मतलब बीच में हुमायूं आते हैं, लेकिन होती है अकबर से। और अकबर से एक्चुअली जो सेकेंड समय होता है हेमू का जो था अफगान का बंदा था, अफगानियों का बंदा था। तो इधर से हेमू को हम विक्रमादित्य बोलते हैं। इस समय अकबर की एज एक्चुअली 13 साल थी। तो एक्चुअली अब अकबर और उसका गुरु बैरम खान, ये लड़ाई फील्ड में नहीं है, फील्ड से कुछ दूर था, मतलब देख रहा था राजा की तरह, लेकिन इसके बहुत सारे लोग इसको घेरे हुए थे ताकि प्रोटेक्शन दे सके। क्लियर। तो इस लड़ाई में जो हेमू के बारे में ऐसा बोला जाता था कि कभी हार ही नहीं सकता, लेकिन हेमू को कहीं से आके माथा में तीर लग गया, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो गया। उसका जैसे ये अनकॉन्शियस हो गया, इसके सेना ने भाग खड़ा हुआ, नहीं तो ये जीत भी हो सकती थी। थर्ड लड़ाई है
मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह दुरानी भी उसको बोलते हैं, अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड लड़ाई हुआ। Which डे वॉज डिक्लेयर एज ए डायरेक्ट एक्शन डे? ऑब्वियसली हम सबको पता है डायरेक्ट एक्शन डे किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था 16 अगस्त 1946 को। क्लियर। वेन वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड? जिस दिन बोला ना उसके अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया गया, 5 अगस्त 9 अगस्त। विनोबा भावे किससे रिलेटेड है? भूदान मूवमेंट से। मेघा पाटेकर रिलेटेड है किससे? मेघा पाटेकर ऑब्वियसली नर्मदा पाचौरा से, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको से, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से। क्लियर। डलहौजी, इसमें कौन करेक्ट नहीं है? तो ये पहला करेक्ट है, ये पहला करेक्ट है। वेलेस्ली भी सही है, ये नहीं है क्योंकि कर्जन एक्चुअली 1898 से लेके 1904 के बीच रहा। 1904-5 मतलब जहाँ पे वो बंगाल को पार्टीशन करवा दिया, तो ये करेक्ट है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिखा था, पता नहीं कभी कभी स्लाइड ही गायब हो जाता है। यहाँ पे मैंने इनके बारे में लिखा था बहुत अच्छे से, इनके बारे में, सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल के बारे में तो मैं करा ही दिया था। तो अब जो भी लीडर छूट गया ना, तो बाकी भी लीडर भी मैं करा दूंगा धीरे धीरे, कोई भी लीडर छूटेगा नहीं। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।